बात है सन 1998 की। एक छोटे से गांव से थोड़े पैसे कमाने की उम्मीद में सुरेश शहर आया था। मन में अपने परिवार की परवाह लिए सुरेश अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी से करता था। सुरेश एक बल्ब बनाने के कारखाने में काम करता था। आगे की कहानी सुरेश के नजरिए से। इस शहर में काम करते करते आज मुझे लगभग 180 दिन हो गए हैं, लेकिन एक बात आज तक परेशान कर रही है। इस नौकरी से मैं कब तक गुजारा कर पाऊंगा? इतने पैसे भी नहीं मिलते कि अपना खर्चा निकालकर कुछ पैसे घर पर भेज सकूं। फिर मन कहता है समय से पहले कुछ नहीं होता, इसलिए इंतजार करना ही बेहतर होगा। अगले दिन जब मैं अपने काम पर था तो एक आदमी मेरे पास आया और उसने मुझसे पूछा, आप कहाँ रहते हो भाई साहब? पहले तो मैं थोड़ा चौंक गया कि अचानक से ऐसा सवाल। मैंने थोड़ा चौंकते हुए उस आदमी से कहा, क्यों भैया, कुछ बात है क्या? तब उस आदमी ने कहा, अरे नहीं नहीं भाई, वो तो बस मैं यहाँ नया आया हूँ तो सोचा थोड़ी जान पहचान कर लूँ। मैंने सुकून भरी सांस लेते हुए बोला, अच्छा अच्छा। इतना कहकर मैंने उसे अपना पता बता दिया। मेरी बात सुनकर वो आदमी थोड़ा सा हैरान सा लगा, मगर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 10-15 दिन हो गए थे। उस आदमी से मेरी दोस्ती थोड़ी अच्छी होने लगी थी। दिन में कई बार खाना भी हम साथ में खाया करते थे, मगर पता नहीं क्यों जब भी मैं उसे रात के खाने के लिए अपने कमरे पर बुलाता था, वो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल देता था। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि हम दोनों ने कभी एक दूसरे का नाम तक नहीं पूछा। बस जब जब अपने काम के वक्त पर मिलते थे तभी बात होती थी। एक दिन मैंने बातों बातों में उसे अपनी परेशानियां बता दी। मेरी नौकरी, घर पैसे ना भेज पाने की मजबूरी, सब कुछ। मेरी बात सुनकर उस आदमी ने मुझे एक काम के बारे में बताया जिसमें इतने पैसे कमाने का मौका था जितनी मेरी 6 महीने की तनख्वाह होती थी। मगर मेरा दिल वो काम करने की गवाही नहीं दे रहा था। रात को सोते वक्त भी मेरे दिमाग में उस आदमी की वही बातें घूम रही थीं। दरअसल उस आदमी ने मुझे एक सामान कहीं किसी दूर गांव जैसी जगह तक पहुंचाने का काम दिया था। वो जगह जहां मैं काम करता था वहां से लगभग 4 घंटे की दूरी पर थी। वो सामान क्या था ये तो उसने मुझे नहीं बताया। बस उस आदमी ने इतना कहा था कि इसमें कुछ गलत चीज नहीं है, बस किसी के लिए बहुत जरूरी चीज है। इससे ज्यादा वो आदमी भी नहीं जानता था। उसने मुझसे पहले ही साफ साफ कह दिया था कि अगर मैं इस काम के लिए हाँ करता हूं तो किसी भी हाल में इसे पूरा करना होगा, वरना मेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं सोच में पड़ गया था कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे पुलिस का डर नहीं था, क्योंकि उस आदमी ने पुलिस की पूरी जिम्मेदारी ली थी। मगर उस आदमी ने ऐसा क्यों कहा कि अगर मैंने ये काम पूरा नहीं किया तो मेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा? बस यही सोच सोचकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। अगले दिन जब सुबह मैं उठा तो अचानक से अपने घर की याद आ गई और दिमाग में फिर वही सब बातें आने लगीं। आखिरकार बहुत सोचने के बाद मैंने वो काम करने का फैसला कर लिया। मैंने अपने दिल को समझा लिया कि काम आसान होता तो इस काम के कोई इतने पैसे नहीं देता। अपने काम पर जाने के बाद जब मैं खाने के वक्त पर उस आदमी से मिला तो उससे मिलते ही मैंने उससे कहा, मैं वो काम करूंगा, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मगर भाई तुम धोखा मत देना, और तुम्हें ठीक लगे तो मैं पैसे पहले लूँगा, उसके बाद काम पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी। इतना सुनकर वो आदमी थोड़ा सोचने लगा और हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, तुम्हारी बात भी ठीक है भाई, वैसे पैसे तो काम होने के बाद ही मिलते हैं, मगर मैं तुम्हें अपने पास से पैसे पहले दे दूंगा, फिर जब बाद में तुम्हारे पैसे आएंगे वो मैं रख लूंगा। उस आदमी की बात से मैं भी सहमत था। करीब 2 दिन बाद मुझे एक ट्रक लेकर निकलना था। मैंने सारी तैयारी कर ली थी, मगर जिस दिन मुझे निकलना था उससे एक दिन पहले ही बारिश होने लगी। वो बारिश तब भी नहीं रुकी जब मैं जाने के लिए तैयार था। मजबूर होकर मुझे उसी तेज बारिश में ही निकलना पड़ा, क्योंकि अब मैं इस काम को करने से पीछे नहीं हट सकता था। मैंने धीरे धीरे ट्रक को आगे बढ़ाना शुरू किया। तेज बारिश के कारण आगे कुछ भी देख पाना काफी मुश्किल लग रहा था। फिर भी जैसे तैसे मैं ट्रक को बिना रुके धीरे धीरे चला रहा था। लगभग 20 किलोमीटर चलने के बाद मैंने सोचा अब बारिश कम होने का इंतजार करना ही सही है। तेज बारिश की वजह से मुझे रोड भी ठीक से नजर नहीं आ रही थी। ऐसे में दुर्घटना होने का खतरा ज्यादा होता है। यही सोचकर मैंने अपना ट्रक एक ढाबे के पास रोक दिया। मैंने सोचा थोड़ा पेट पूजा भी हो जाएगी और तब तक बारिश भी कम हो जाएगी। यही सोचकर मैंने अपने कदम उस ढाबे की तरफ बढ़ा दिए। उस ढाबे के अंदर जाते ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे यहाँ हमेशा से ऐसी ही खामोशी थी।
वहां पर कुछ लोग खाना तो खा रहे थे, मगर कोई भी आपस में या किसी और से बात नहीं कर रहा था। अभी मैं हैरान भरी नजरों से वहां का नजारा देख ही रहा था, तभी वो सब लोग मुझे कुछ अजीब नजरों से देखने लगे। उन सभी लोगों के चेहरे भी किसी आम इंसान से अलग लग रहे थे। किसी के चेहरे पर जलने के निशान थे तो किसी के चेहरे पर कटने के निशान थे। मुझे अंदर से तो थोड़ा डर लग रहा था, मगर मैंने वो डर अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। मैं चुपचाप एक जगह जाकर बैठ गया और खाने का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर बाद खाना मेरे सामने आ गया। बारिश के मौसम में चिकन खाने का मज़ा ही कुछ और है, इसलिए मैंने चिकन के साथ तंदूर की रोटी ऑर्डर की थी। खाना देखने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। खाने को देखने के बाद मेरी भूख और बढ़ गई थी। चिकन का पहला निवाला खाते ही मुझे कुछ अलग सा स्वाद आया। खैर, ज्यादा गौर ना करते हुए अपने भूखे पेट को भरना शुरू किया। थोड़ी देर में जब मैं खाना खत्म करके उठा तो मेरे साथ साथ बाकी सब लोग भी उठकर खड़े हो गए। पहले तो मुझे लगा ये बस एक इत्तेफाक होगा। फिर जब मैं ढाबे वाले को पैसे देकर बाहर जाने लगा तो वो सब लोग भी मेरे पीछे पीछे बाहर की तरफ आने लगे। जब मैंने पलटकर पीछे देखा और उन सभी लोगों के चेहरों पर गौर किया तो मेरे होश उड़ गए। मेरा शरीर जैसे ठंडा सा पड़ने लगा। मैं भागना चाहता था, मगर पैर जैसे जम गए थे। दरअसल अब उन सभी के चेहरे बहुत भयानक बन गए थे। उनके सभी के चेहरे जले हुए और कीड़े पड़े हुए नजर आ रहे थे। ये नज़ारा देखकर मैं वहां से सरपट भागा। ढाबे से मेरे ट्रक के रास्ते तक बारिश के कारण बहुत कीचड़ हो गया था, जिसकी वजह से मैं 2 बार फिसल कर गिरा। मगर फिर भी जैसे तैसे मैं अपने ट्रक तक पहुंच गया और अंदर घुसकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उसके बाद जब मैंने बाहर देखा तो मेरा शरीर डर से कांपने लगा। वो सब लोग मेरे ट्रक के सामने आकर खड़े हो गए। मैं घबरा गया था। घबराहट में मुझे समझ नहीं आया तो मैंने उसी आदमी को फ़ोन किया जिसने मुझे ये काम दिया था। दरअसल उसने मुझे एक कागज़ पर एक नंबर लिख के दिया था और कहा था इस नंबर पर तभी कॉल करना जब तुम्हारी जान खतरे में हो, और इस समय हालात ऐसे ही लग रहे थे। मैंने उस नंबर पर फ़ोन किया तो फ़ोन किसी लड़की ने उठाया। मुझे लगा था उस आदमी ने अपना नंबर दिया होगा। मैंने घबराते हुए उस लड़की से कहा, आप जो भी हो प्लीज़ उन भाई से बोलो मेरी जान खतरे में है, मुझे कैसे भी करके बचा लो। मेरे इतना कहने पर उस लड़की ने कहा, आप घबराओ मत, बस अपना नाम बताओ। मैंने उसे अपना नाम बताया तो उस लड़की ने कहा, सुरेश, आपको उन सब लोगों से बस एक बात कहनी है और अपने शरीर में से थोड़ा सा मांस का टुकड़ा काटकर उनके आगे फेंक कर वहां से निकल जाना। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यही एक रास्ता है। उसके बाद इस नंबर पर दोबारा फोन करना, तब मैं बताऊंगी आगे क्या करना है। उस लड़की के इतना बोलते ही फोन कट गया। जो उस लड़की ने मुझे कहने और करने को कहा वो सुनकर मैं सोचने लगा कि मैं आखिर ये किस तरह की मुसीबत में फंस गया हूं। मैं इतना घबरा गया था कि मुझे कुछ नहीं सूझा। मैंने ट्रक चालू किया और भगाना शुरू कर दिया। ट्रक को अपनी तरफ आता देखकर भी वो लोग अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। मेरे मन में अभी वही सब चल रहा था कि आखिर कैसे मैं अपने खुद के शरीर से मांस काट सकता हूँ। इससे अच्छा है कि इनके ऊपर ट्रक चढ़ा देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। और बस यही सोचकर मैंने अपने ट्रक की रफ्तार बढ़ाते हुए उनके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया और वहां से निकल गया। कुछ किलोमीटर दूर आकर मैंने उसी नंबर पर दोबारा फोन किया। जैसे ही उस लड़की ने फोन उठाया तो मैंने हड़बड़ाते हुए उससे कहा, मैंने उनके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया, मैं वहां से निकल गया हूं, अब जल्दी बताओ मुझे क्या करना है, बस मुझे इस मुसीबत से निकालो। दूसरी तरफ से वो लड़की बोली, अब तुम मरेगा, तुझे अब कोई नहीं बचा सकता। और एक तीखी चिल्लाहट के साथ कॉल कट गई। अब मेरे पसीने छूटने लगे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, कहां जाऊं। यही सोचते सोचते मैंने अपना फोन देखा तो इस समय रात के 2:43 हो रहे थे। तभी मेरा फोन बजा। मैंने फोन की तरफ देखा तो ये तो उसी आदमी का फोन था जिसने मुझे ये काम दिया था। मैंने तुरंत गुस्से में फोन उठाया और इससे पहले मैं कुछ बोलता दूसरी तरफ से वो आदमी बोला, भाई मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें जो नंबर दिया था उसमें एक नंबर कम था। मैं कब से तुम्हें फोन करने की कोशिश कर रहा था मगर तुम्हारा नंबर लग ही नहीं रहा था। इतना सुनते ही मेरे कान सुन्न हो गए, कानों में जैसे सीटियां बजने लगी। मैं हैरान था और यही सोच रहा था कि अगर नंबर ही गलत था तो मैंने आखिर किससे बात की। यही सोचने के बाद मैंने उस आदमी को वो सब कुछ बताया जो अभी तक मेरे साथ हुआ। मेरी बातें सुनकर उस आदमी ने बोला, सुरेश भाई, मेरा नाम देव सिंह है, माफ करना मैंने पहले तुम्हें कुछ नहीं बताया। पहले कोई सही जगह देखकर ट्रक रोको, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। और हाँ, अभी के लिए तुम सुरक्षित जगह पर हो।
बारिश भी बहुत हो रही है, ऐसे में गाड़ी चलाना भी सही नहीं होगा। उस आदमी की बात सुनते ही मैंने एक सही जगह देखकर ट्रक रोक दिया और उससे कहा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है और ये सब क्या चल रहा है, मुझे साफ साफ बताओ। अक्टूबर की ठंडी शाम थी। 4 दोस्त अमन, राहुल, विकास और सौरभ शहर की भागदौड़ से दूर पहाड़ों पर रोड ट्रिप के लिए निकल पड़े थे। अमन गाड़ी चला रहा था, राहुल हमेशा की तरह मजाक कर रहा था, विकास कैमरा लेकर हर चीज रिकॉर्ड कर रहा था और सौरभ वो चुप था। उसे पहाड़ों से अजीब सा डर लगता था, लेकिन दोस्तों के कहने पर आ गया था। जैसे जैसे उनकी कार ऊंचाई पर चढ़ती गई, मोबाइल नेटवर्क गायब होने लगा। चारों तरफ सिर्फ घने देवदार के पेड़ और धुंध थी। तभी विकास बोला, भाई जीपीएस बंद हो गया। विकास की बात सुनकर अमन हंसा और बोला, एडवेंचर का असली मजा अब शुरू होगा। इतना कहकर विकास को छोड़कर सभी दोस्त हंसने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। रात के 9 बज चुके थे। वो पहाड़ी सड़क सुनसान थी। अचानक घना कोहरा छा गया। हेडलाइट की रोशनी भी मुश्किल से 10 कदम आगे दिखा रही थी। तभी सड़क 2 हिस्सों में बट गई। कोई बोर्ड नहीं, कोई निशान नहीं। तभी राहुल ने कहा, लेफ्ट चलते हैं। सौरभ तुरंत बोला, नहीं, पता नहीं क्यों ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा। ये सुनकर सब हंस पड़े। कार लेफ्ट मुड़ गई। कुछ मिनट बाद उन्हें एहसास हुआ सड़क अब टूटी हुई थी। पेड़ बहुत करीब आने लगे थे, जैसे रास्ता धीरे धीरे जंगल में घुस रहा हो। अचानक कार का रेडियो अपने आप चालू हो गया, लेकिन रेडियो में कोई गाना नहीं, बल्कि एक औरत की रूह कंपा देने वाली हंसी सुनाई दी। अमन ने तुरंत रेडियो बंद किया। उसे लगा शायद कोई ग्लिच होगा। कार के अंदर सन्नाटा फैल चुका था। करीब आधे घंटे बाद उन्हें सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत दिखी। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल, सिर झुका हुआ। विकास फुसफुसाया और बोला, इतनी रात में ये औरत इस तरह की रोड पर आखिर कर क्या रही है? राहुल बोला, चल भाई इसकी मदद कर देते हैं, क्या पता किस मुसीबत में हो। सबकी मंजूरी के साथ अमन ने कार रोक दी। औरत धीरे धीरे खिड़की के पास आई। उसका चेहरा अंधेरे में था, इसलिए साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दिया। बस एक धीमी और मन मोहित करने वाली सुरीली सी आवाज आई, अगर आप लोग नीचे की तरफ जा रहे हो तो मुझे नीचे गांव तक छोड़ सकते हो क्या? उस लड़की को आवाज सुनकर अचानक सौरभ फुसफुसाते हुए बोला, नहीं, इसे मत बैठाओ। ये सुनकर सभी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ तुझे? अभी तो हमने बात की थी। तभी सौरभ बोला, अबे तुम लोग पागल हो क्या? तुम में से किसी ने ध्यान नहीं दिया? तभी अमन ने कहा, क्या ध्यान नहीं दिया? तू कहना क्या चाहता है? तभी सौरभ बोला, अब भाई जब हमें ये औरत दूर से दिखाई दी थी तब ये एक बूढ़ी औरत थी, मगर अभी क्या किसी को भी इसकी आवाज से लगा कि ये बूढ़ी होगी? इतना सुनकर राहुल ने कहा, अरे यार तू भी एक आवाज को लेकर इतना सोच रहा है, और राहुल ने दरवाजा खोल दिया। वो औरत अंदर आई और पीछे वाली सीट पर बैठ गई। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, कार के अंदर बर्फ जैसी ठंड फैल गई। कुछ मिनट तक कोई नहीं बोला। फिर विकास ने पीछे मुड़कर पूछा, सुनिए, ये माँ जी गांव कितनी दूर है? मगर उस औरत की तरफ कोई जवाब नहीं आया। वो बस सिर झुकाकर अजीब तरह से शांत बैठी हुई थी। विकास फिर मुड़ा, मगर अब जो उसने देखा वो देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। पीछे की सीट खाली थी, वो औरत गायब थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, भाई वो औरत कहाँ गई? तभी पीछे से फुसफुसाहट आई, मैं यही हूं। चारों ने एक साथ पीछे देखा। औरत कार की छत से उल्टी लटकी हुई थी। उसकी आंखें पूरी काली थीं और मुंह असंभव तरीके से खुला हुआ। अमन ने घबराकर ब्रेक मारा, जिससे कार फिसलते फिसलते रुक गई। जब उन्होंने फिर देखा, वो औरत गायब हो गई थी। कार रुकते ही बंद पड़ गई और अब स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी अमन ने कहा, यार अब क्या करें, गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं हो रही। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी सौरभ बोला, सब एक साथ पैदल चलते हैं और देखते हैं अगर आगे कोई मदद मिल जाए तो। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। चारों को मजबूरी में पैदल चलना पड़ा। जंगल अस्वाभाविक रूप से शांत था, न कोई कीड़ा न हवा की आवाज। अचानक दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। तभी राहुल बोला, उधर देखो, लगता है वहां कोई रहता है, चलो उधर चलते हैं। सभी ने करीब जाकर देखा तो झोपड़ी पुरानी थी, लकड़ी सड़ी हुई, दरवाजा आधा खुला।
अंदर दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे और छत से सूखी हड्डियां लटक रही थीं। सौरभ की सांस तेज हो गई। वो घबराते हुए बोला, भाई ये जगह ठीक नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। सौरभ ने इतना कहा ही था कि तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। विकास कैमरा लेकर सीढ़ियां चढ़ गया। बाकी 3 दोस्त नीचे खड़े रहे। कुछ सेकंड बाद ऊपर से विकास की चीख गूंजी, बचाओ। विकास की आवाज सुनकर जब सब ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा कमरा खाली था। विकास वहां नहीं था, बस फर्श पर सिर्फ खून फैला था और दीवार पर नाखूनों से लिखा था, 1 खत्म, अब तेरी बारी। विकास गायब था। अब 3 दोस्त बचे थे। ये खौफनाक मंजर देख वो सभी जंगल से बाहर निकलने के लिए भागने लगे, लेकिन हर दिशा वही झोपड़ी पर खत्म हो रही थी, जैसे जंगल उन्हें बाहर जाने से रोक रहा हो। अचानक राहुल रुक गया। उसने देखा सामने उसकी माँ खड़ी है। वो हैरान था अपनी माँ को अचानक वहां देखकर। वो आगे बढ़ा ही था कि सौरभ चिल्लाया, रुक जा राहुल, ये असली नहीं है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो औरत जो राहुल को उसकी माँ लग रही थी, उसने सिर उठाया तो राहुल ने देखा वही काली आंखें, लंबी जीभ जो बाहर निकली हुई थी, चेहरा जला हुआ। उसने राहुल का गला पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी जोरदार थी कि हड्डियां टूटने की आवाज आने लगी। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर जमीन पर गिर गया। पेड़ पर खून से लिखा दिखाई दिया, 2 खत्म, अब तेरी बारी। अब सिर्फ अमन और सौरभ बचे थे। वे पागलों की तरह बेतहाशा बस भाग रहे थे। पीछे से उस औरत की हंसी गूंज रही थी। तभी अचानक सौरभ के पैर किसी पत्थर पर टकराने से वो गिर पड़ा। उसने पीछे देखा तो वही औरत चारों हाथ पैरों पर जानवर की तरह उनकी ओर दौड़ रही थी। उसकी गर्दन उल्टी मुड़ी हुई, बाल जमीन पर घिसट रहे थे। अमन भागता रहा। उसकी पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर अचानक एक चीख सुनाई दी। वो चीख सौरभ की थी और फिर अचानक सन्नाटा छा गया। पेड़ों के बीच खून चमका, 3 खत्म, अब तेरी बारी। ये देखकर अमन रोता हुआ तेजी से भागा और लगभग 2-3 घंटों तक भागता रहा और फिर बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह पुलिस को सड़क किनारे अमन बेहोश मिला। वो अकेला था, तीनों दोस्त गायब। उसने जो कहानी सुनाई उस पर किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन असली डर अभी बाकी था। जब पुलिस उसकी कार तक पहुंची, कार के पीछे धूल पर उंगली से लिखा था, अभी 1 बाकी है। कुछ महीनों बाद अमन अपने घर में सो रहा था। रात 3 बजे उसकी आंख खुली। कमरे में वही ठंड थी जो उस रात उसने महसूस की थी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कोई उसके बिस्तर के नीचे सांस ले रहा है। फिर वही आवाज, अब तुम्हारी बारी। बिस्तर के नीचे से लंबा सफेद हाथ बाहर आया और कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। अगली सुबह अमन भी गायब था। दीवार पर खून से लिखा मिला, 4 अब पूरे हुए। कहते हैं उस पहाड़ी रास्ते पर आज भी रात में कारें भटक जाती हैं और धुंध के बीच एक सफेद साड़ी वाली औरत लिफ्ट मांगती दिखती है। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आपको पहला पार्ट पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के दूसरे भाग की तरफ। अमन के गायब होने के 6 महीने बाद उस पहाड़ी रास्ते का नाम लोगों ने बदल दिया था। अब उसे मौत वाला मोड़ कहा जाता था। रात के बाद कोई वहां से नहीं गुजरता था, लेकिन डर की कहानियां हमेशा किसी न किसी को अपनी ओर खींच ही लेती हैं। कुछ ही महीनों बाद दिल्ली से आए 3 यूट्यूब व्लॉगर्स कबीर, निखिल और रिया पैरानॉर्मल कंटेंट बनाते थे। उनके चैनल को वायरल होने के लिए एक बड़ी कहानी चाहिए थी और इंटरनेट पर उन्हें मिली 4 दोस्तों की रहस्यमयी गुमशुदगी। रिया ने कैमरा ऑन किया और कहा, आज हम जा रहे हैं उस हॉन्टेड हिल रोड पर जहां लोग कहते हैं एक डायन रहती है। पीछे से कबीर हंसा और बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता, सब मिथ है। मगर ऐसा लग रहा था जैसे वो जंगल दूर से चुपचाप उन्हें देख रहा था। रात 10 बजे उनकी एसयूवी उसी मोड़ पर पहुंची। जैसे ही कार अंदर गई, फिर से वही सब घटनाएं शुरू हो गईं। जीपीएस बंद हो गया, मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया और अचानक तापमान गिर गया। निखिल बोला, भाई एसी बंद कर, बहुत ठंड हो रही है। मगर एसी पहले से बंद था। तभी कार के कैमरे में ग्लिच आने लगा। स्क्रीन पर एक सेकंड के लिए एक चेहरा दिखा, एक सफेद आकृति बिना पलक झपकाए। रिया ने वीडियो रिवाइंड किया, मगर वीडियो में कुछ नहीं था। लेकिन पीछे सीट पर किसी की हल्की फुसफुसाने जैसी आवाज आई,
तभी कार अचानक झटका खाकर रुक गई और इंजन बंद हो गया। तीनों बाहर उतरे, तभी सभी को जंगल से सड़ी हुई मिट्टी की गंध आने लगी। तभी रिया ने देखा सड़क पर 4 पुराने खून के धब्बे, जैसे किसी ने उंगलियों से नंबर लिखे हों। 1, 2, 3, 4। निखिल बोला, अरे घबराओ मत, ये किसी का प्रैंक लगता है। निखिल ने इतना कहा ही था कि तभी पीछे से एक डरावनी आवाज आई, 5। इतना सुनकर तीनों जम गए। आवाज उनके बीच से आई थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो सब घबरा गए, मगर हिम्मत करके मदद की उम्मीद से थोड़ा आगे बढ़े। थोड़ा आगे उन्हें एक जंग लगी कार मिली। कार का दरवाजा खुला हुआ, अंदर कैमरा पड़ा था, टूटा हुआ। रिया ने वो कैमरा उठाया, SD कार्ड अभी भी कैमरे के अंदर था। उन्होंने SD कार्ड निकाला और अपने लैपटॉप पर उसमें सेव वीडियो चलाया। स्क्रीन पर अमन दिखाई दिया। वो रो रहा था और कह रहा था, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, वो कोई इंसान नहीं है, वो एक डायन या कोई चुड़ैल जैसी दिखने वाली कोई औरत है। और वो अकेली नहीं है, उसके साथ और भी कुछ लोग हैं। वो सब देखने में भूत ही लग रहे थे। वो हमें मारती नहीं, हमें अपने जैसा बना देती है। तभी वीडियो अचानक बंद हो गया। फिर स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए 4 परछाइयां दिखीं, जो इंसान जैसी थीं, लेकिन जमीन को छू नहीं रही थीं। तभी अचानक किसी औरत के चिल्लाने की एक खौफनाक आवाज आई। अचानक जंगल से सीटी जैसी आवाज आने लगी। आवाज सुनकर निखिल आवाज की तरफ गया। रिया और कबीर पीछे रुककर देखने लगे। कुछ सेकंड बाद निखिल की हंसी सुनाई दी, लेकिन वो उसकी हंसी नहीं लग रही थी। रिया को कुछ ठीक नहीं लगा तो वो भागकर निखिल के पास पहुंची। रिया ने देखा निखिल खड़ा था, पीठ उनकी ओर। तभी निखिल बोला, मिल गई, वो यहीं है। जैसे ही वो मुड़ा, उसकी आंखें पूरी काली थीं और गर्दन धीरे धीरे 180 डिग्री घूम गई। कबीर चीखा। तभी निखिल हवा में उठा और अदृश्य ताकत ने उसका शरीर पेड़ पर दे मारा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि निखिल तुरंत बेहोश हो गया और उसका खून नीचे बहने लगा। पेड़ की छाल खुद ब खुद कटने लगी और कुछ लिखा हुआ दिखने लगा। रिया और कबीर ने पास जाकर देखा तो वहां लिखा था 5। रिया और कबीर भागते हुए झोपड़ी तक पहुंचे। वही पुरानी झोपड़ी। अंदर दीवारों पर अब 4 निशान थे और बीच में 4 परछाइयां खड़ी थीं। धीरे धीरे उनका आकार साफ हुआ। वो सब कोई और नहीं, वही 4 दोस्त थे, विकास, राहुल, सौरभ और अमन। लेकिन उनकी आंखें खाली थीं। रिया फुसफुसाई, ये जिंदा हैं क्या? तभी अमन की आवाज आई, हम जिंदा नहीं, हम बंधे हुए हैं। पीछे अंधेरे से वही डायन बाहर आई। सफेद साड़ी, खुले बाल, डरावना और जला हुआ चेहरा। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वो बूढ़ी नहीं थी, वो हर कुछ सेकंड में चेहरा बदल रही थी, कभी लड़की, कभी बूढ़ी, कभी बच्चा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। वो औरत डरावनी आवाज में बोली, मैं अकेली थी, उन लोगों ने साथ किया, अब वही मैं सबके साथ करूंगी। ये सुनकर रिया ने कहा, हमारी क्या गलती है, हमने कुछ नहीं किया। अगर हम किसी तरह से आपकी मदद कर सकते हैं तो प्लीज हमें बताओ, हमें अपनी कहानी बताओ, किसने आपको मारा, क्या हुआ था आपके साथ? क्योंकि रिया एक लड़की थी, इसलिए शायद उस डायन या कहें कि उस चुड़ैल का दिल पिसज गया। उस चुड़ैल ने बताया, सालों पहले मैं अपने पति और अपने 1 साल के बेटे के साथ इसी रास्ते से गुजर रही थी। रास्ता भटकने के कारण हम गलती से इस रास्ते पर पहुंच गए थे। तभी हमारे पीछे से एक कार में आ रहे 5 लड़कों ने हमें जबरदस्ती रोका। उन लोगों ने मुझे बाइक से घसीट कर उतारा और कार में जबरदस्ती घुसा दिया। मैं अपने साथ किया उनको माफ भी कर देती, मगर उन लोगों ने मेरे पति और मेरे बच्चे को मेरी आंखों के सामने जिंदा जला दिया। उसके बाद चलती कार में मेरे सारे कपड़े फाड़कर कार से बाहर फेंक दिए और फिर एक एक करके सभी ने मेरे साथ गलत काम किया। फिर जब उनका मन भर गया तो इसी जगह आकर एक पुरानी झोपड़ी में मुझे ले गए। उस झोपड़ी में भी एक अधेड़ उम्र का आदमी रहता था। मुझे बिना कपड़ों के देख उसकी भी नीयत बिगड़ गई। उन 5 ने उस आदमी को कुछ पैसों का लालच देकर मुझे उसके पास छोड़कर वहां से भाग गए। उनके जान के बाद उस झोपड़ी में रहने वाले उस आदमी ने भी मेरे साथ फिर वही सब किया जो उन लड़कों ने किया था। उसके बाद जब उसका भी मन भर गया तो उसने मुझ पर मिट्टी के तेल छिड़ककर मुझे जला दिया। उस समय भी मैं जिंदा थी। वो चाहता तो मुझे छोड़ सकता था, मगर मेरी आंखों के सामने बार बार मेरे पति और मरा बच्चा जलता हुआ दिखाई दे रहा था, जिस वजह से मेरा भी अब जीने का मन नहीं था। मगर जलकर मरते वक्त मैंने कसम खाई कि जब तक मैं उन लड़कों को नहीं मार देती, मैं इस जंगल और इस रास्ते को नहीं छोड़ूंगी। उस झोपड़ी वाले आदमी को तो मैंने अगले दिन ही मार दिया था
और उसकी हड्डियां उसी झोपड़ी में लटका दी थीं। अब जो भी इस रास्ते पर भटकेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। ऐसा कहते हैं कि वो आत्माएं मारती नहीं, उन्हें अपने साथ जोड़ लेती हैं। हर नए शिकार से उसकी ताकत बढ़ती जाती है। कबीर ने रिया का हाथ पकड़ा और भागा। पीछे से कदमों की आवाज नहीं बल्कि घिसटने की आवाज आ रही थी, जैसे कई लोग जमीन पर रेंगते हुए पीछा कर रहे हों। अचानक रिया रुक गई। उसने देखा सामने उसकी ही परछाई खड़ी थी, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी, मगर वो असल रिया नहीं थी। तभी उस परछाई ने फुसफुसाया, अब तुम भी इस कहानी का हिस्सा बनोगी। और तभी रिया को किसी ने अचानक पैरों से पकड़कर खींच लिया। कबीर पीछे मुड़ा, मगर तब तक और रिया गायब हो चुकी थी। वहीं जमीन पर खून से लिखा था 6। 4 दोस्तों को वो चुड़ैल पहले ही मार चुकी थी। इन दोस्तों में से भी 2 को उसने खत्म कर दिया था। अगले दिन सुबह सड़क पर सिर्फ कबीर मिला। वो पागलों की तरह कभी हंस रहा था, कभी रो रहा था। उसने सिर्फ एक बात कही, वो हमें जाने नहीं देगी, वो सबको मार देगी। ये अब कोई सड़क नहीं, उसका घर का है। कबीर को जिस हॉस्पिटल में ले जाया गया था, उसकी अगली रात सीसीटीवी में जो रिकॉर्ड हुआ, उसने सबको हिला के रख दिया। कबीर हॉस्पिटल की खिड़की से बाहर चला गया, जैसे कोई उसे बुला रहा हो, और अचानक खिड़की से 7 मंजिल नीचे कूद गया। इस घटना के बाद भी शायद उस चुड़ैल का मन नहीं भरा था, क्योंकि अभी तक असली गुनहगार आजाद घूम रहे थे। कहते हैं पहाड़ी सड़क पर धुंध के बीच अब 6 परछाइयां चलती दिखाई देती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस कहानी के तीसरे पार्ट में हम खुलासा करेंगे उस चुड़ैल की असली कहानी का। तो बने रहिए और इस कहानी के तीसरे और अंतिम पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम। मिलते हैं अगले एपिसोड में। कबीर के गायब होने के बाद पहाड़ी सड़क पूरी तरह बंद कर दी गई। सरकार ने वहां बैरिकेड लगा दिए। आधिकारिक रिपोर्ट थी डेंजरस लैंडस्लाइड एरिया। लेकिन स्थानीय लोग सच्चाई जानते थे। रात होते ही धुंध में अब 7 परछाइयां दिखाई देती थी और हर रात एक नई हंसी गूंजती थी। पास के गांव में रहने वाला एक बूढ़ा आदमी भीमदत्त अकेला इंसान था जिसने उस डायन को पहले भी देखा था। उसने पुलिस को चेतावनी दी, वो आत्मा नहीं, वो अधूरी मौत है। जब तक वो अपने असली कातिलों को मार नहीं देती, तब तक ऐसे ही मौतों का सिलसिला चलता रहेगा। मगर किसी ने उसको बातों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन एक दिन शहर से आई पैरानॉर्मल रिसर्चर डॉक्टर मीरा शर्मा ने उसकी बात सुनी। मीरा वैज्ञानिक थी, भूतों पर विश्वास नहीं करती थी, मगर वो सच जानना चाहती थी और यही जिज्ञासा उसे उस पहाड़ तक ले आई। भीमदत्त ने मीरा को 80 साल पुरानी घटना बताई। उस समय उस पहाड़ पर एक लड़की रहती थी, गौरा। वो जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करती थी। गौरा को टोना टोटका और काले जादू में भी महारत हासिल थी। लोगों का इलाज करने के लिए कभी कभी गौरा काले जादू का सहारा भी लेती थी। एक दिन गांव वालों ने उसका इम्तिहान लेने के लिए सोची और मौके के इंतजार करने लगे। फिर एक दिन गांव के ही एक बुजुर्ग किशनलाल अपनी जिंदगी जीकर 90 साल की उम्र में दुनिया को छोड़कर चल गए। जिस मौके की तलाश गांव वाले कर रहे थे, वो किशनलाल जी ने उन्हें दे दिया था। गांव वाले जल्दी से किशनलाल का पार्थिव शरीर गौरा के पास ले गए और उससे कहा, गौरा जल्दी से देख, ये किशनलाल जी को क्या हुआ, किसी भी तरह इन्हें बचा ले। गांव का दुख देखकर गौरा ने उनसे कहा, इन्हें यहीं छोड़ जाओ, शाम तक आ जाना, मुझे जड़ी बूटियां लाने में थोड़ा वक्त लगेगा। इतना कहकर गौरा शांत होकर कुछ सोचने लगी। अब सभी गांव वाले शाम होने का इंतजार करने लगे। शाम होते ही जब सभी लोग गौरा के पास पहुंचे, तो जो सभी लोगों ने देखा, वो देखकर सभी गांव वाले हक्के बक्के रह गए। किशनलाल जी चारपाई पर बैठे मुस्कुरा रहे थे, मगर जब ध्यान से लोगों ने उनकी तरफ देखा तो डर से सभी भाग खड़े हुए। दरअसल अब किशनलाल जी की आंखें बिल्कुल स्याह काली थीं और हाथ पैरों के नाखून बहुत बड़े और बिल्कुल काले पड़े हुए थे। एक रात इसी डर और काले जादू की वजह से लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसे उसी जंगल में जिंदा जला दिया गया। मरते समय गौरा चीखी और उसने कहा, मैंने तुम्हारी मदद की और तुम लोग मुझे ही मार रहे हो, मगर मैं वापस आऊंगी और तब तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। इतना बोलकर वो एक डरावनी हंसी हंसते हंसते मर गई। उसकी मौत अधूरी थी, इसीलिए मरने के बाद उसने डायन का रूप ले लिया। मीरा और भीमदत्त रात में पहाड़ की ओर गए। जैसे ही उन्होंने बैरिकेड पार किया, हवा भारी हो गई, घड़ी रुक गई और दूर सड़क पर 7 आकृतियां खड़ी दिखाई दी। मीरा ने कैमरा उठाया तो लेंस में साफ दिखा, वे सभी लोग थे जो गायब हुए थे।
लेकिन उनकी आंखें खाली थीं और चेहरे जले हुए, बिल्कुल गौरा की तरह। भीमदत्त बोला, यहां से चलिए, वरना ये हमें भी नहीं छोड़ेगी। भीमदत्त ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक धुंध के बीच से वही डायन प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा स्थिर था। एक जवान लड़की, आंखों में आंसू, चेहरे पर जलने के निशान। मीरा ने धीरे से कहा, तुम गौरा हो? यह सुनकर पहली बार उसकी हंसी बंद हुई, उसकी आवाज कांपी और उसने कहा, मुझे राक्षस कहा, मुझे जिंदा जला दिया, जबकि मैं उन्हें बचाती थी। इसीलिए उस औरत ने भी मेरा साथ दिया, क्योंकि उसे भी जलाकर मारा गया था। तभी अचानक उसके पीछे सातों परछाइयां तड़पने लगी। साथ ही उस औरत की परछाई भी दिखाई दी, जिसे उन गुंडों ने उस रात जलाकर मार दिया था। भीमदत्त चिल्लाया, मतलब ये एक नहीं, 2 डायन हैं। मीरा समझ गई, गौरा की आत्मा शांति नहीं चाहती थी, वो इंसाफ चाहती थी। हर यात्री उसका नया दुश्मन बन जाता था, लेकिन जैसे जैसे बेगुनाहों की मौतें बढ़ीं, उसका दर्द भी बढ़ता गया। अब वो खुद अपने श्राप को रोक नहीं पा रही थी। मीरा ने निर्णय लिया, अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं उन सब को सजा दिलवाऊंगी जिन्होंने उस औरत के साथ गलत किया, और तुम्हें भी समाज में इज्जत मिलेगी। मगर अब बेगुनाह लोगों को मारना बंद करो। दोनों डायन चीखीं, जिससे पूरा जंगल कांप उठा। वो डायन बोली, नहीं, मैं इतनी आसानी से नहीं जाऊंगी। मीरा धीरे धीरे आगे बढ़ी, तुम अकेली नहीं रहोगी, क्योंकि लोग तुम्हें याद करेंगे। उसने मशाल उठाई और उसी जगह खड़ी हो गई जहां गौरा को जलाया गया था। भीमदत्त चिल्लाता रहा, मत करो, लेकिन देर हो चुकी थी। अचानक तेज रोशनी फैली, हवा में चीख गूंजने लगी। तभी मीरा को किसी ने धक्का दिया तो वो दूर जाके गिरी। सातों परछाइयां टूटकर धुंध में घुलने लगी और एक एक करके सब गायब हो गई। अमन, राहुल, विकास, सौरभ, रिया, निखिल, कबीर सब मुक्त हो गए। डायन का चेहरा शांत हो गया। पहली बार वो मुस्कुराई और धीरे धीरे राख बनकर हवा में उड़ गई। अगली सुबह पहाड़ी सड़क खुली मिली, कोहरा गायब हो गया था, पक्षियों की आवाज लौट आई। लोगों ने कहा, लगता है वो श्राप खत्म हो गया, डायन चली गई। कुछ महीनों बाद एक नई ट्रैवलर कार उसी रास्ते से गुजर रही थी। ड्राइवर ने सड़क किनारे एक लड़की को देखा, साधारण कपड़े, शांत चेहरा। उसने हाथ उठाकर लिफ्ट मांगी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला, लड़की बैठ गई। कुछ देर बाद उसने पूछा, क्या आप अकेले सफर करते हैं? ड्राइवर बोला, हाँ। लड़की हल्का मुस्कुराई। कार के शीशे में उसका प्रतिबिंब दिखा और वो लड़की गायब हो गई। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या सच में गौरा को शांति मिली? क्या उस औरत ने मीरा पर भरोसा किया होगा? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम।